हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी जुडिशरी मेंस और प्री में कैसे वर्क करना है। मेंस बहुत क्लोज आ चुका है, सो एक मंथ का टाइम है। सो व्हाट वी हैव टू डू एट दिस मोमेंट, आई वांट टू टेल यू वन स्टोरी कि अबाउट 2 years बैक मैं बहुत कंफ्यूज था, लाइक शुड आई प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, शुड आई प्रिपेयर फॉर अ जज। सो मैं सर्च कर रहा था कि मैं किससे पूछूं सारे क्वेश्चंस मेरे पास जो हैं। देन आई सडनली फाउंड श्रुति मैम, और मैंने मैम को मैसेज करा। और वो बहुत ही, शायद अभी बहुत अजीब सा क्वेश्चन लगेगा, बहुत रैंडम क्वेश्चन लगेगा। दैट आई मैसेज मैम कि मैम एक जज को मैम ऑर्डरली कितने मिलते हैं, मैम एक जज को पुलिस वाला कितना मिलता है। सो लाइक पहले वही मेरे ही माइंड में था, इसलिए प्रिपरेशन करना है क्या, यही तुम्हारी फैक्टर्स है क्या। एंड देन मैम सेड इन फ्यू पैराग्राफ्स, तब मुझे समझ आया कि जुडिशियल वर्क और ये सब चीजें इस सबसे बहुत ऊपर है। इट्स मच बिगर टास्क देन देखना कि हमें कितने ऑर्डरलीज मिल रहे हैं, कितने पुलिसमैन मिल रहे हैं। सो टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट यूपी जुडिशरी में मेंस में हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, मेंस में हर सब्जेक्ट हमें क्या चीजें कैसे करना होगा, एंड ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट्स आगे प्रिपेयर करने वाले हैं फॉर द यूपी जुडिशरी। सो वेलकम मैम, हाउ आर यू मैम? Thank you so much, Avinash. I never knew that that small conversation would take us here. इतना आगे तक हम लोग आ जाएंगे. Because in all honesty, when I heard that question, I was like, यार बच्चे ये सब पूछ रहे हैं. हाँ। Because at that time when we were preparing, हम लोग को ये भी नहीं पता था कि अर्दली मिलते भी हैं. So you were like well aware कि अर्दली मिलते हैं तो कितने मिलते हैं. So I was like, चलो ठीक है. But the ground for preparing did not go on. So I am glad कि you were at the right stage and I'm very happy to share the stage with you right now. बहुत अच्छा सा एक वो है, considering कि अब मेंस भी बहुत close है. It's a good opportunity for me and you both. सो मैम पहला क्वेश्चन मैं आपसे ही सच पूछना चाहूंगा, लाइक हाउ यू एंडेड अप इन लॉ फील्ड, लाइक कैसे लॉ में आना हुआ? यार मतलब आई थिंक बहुत ओवर बियरिंग लगेगा अगर मैं ये कहूँ कि इट वाज काइंड ऑफ अ फेरी टेल फॉर मी. इट वाज लाइक अ रोमांस व्हिच नेवर केम ट्रू फॉर लॉट ऑफ पीपल. हम्म। लेकिन मेरे लिए बहुत ऐसा सीन था दैट आई वाज अ साइंस स्टूडेंट हम्म। एंड आई वाज अ प्योर साइंस स्टूडेंट. मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट से आई वाज अ साइंस स्टूडेंट टॉपर. ओके। तो व्हेन आई चोज लॉ तो सबको ये था कि एंड एट द टाइम अभी क्योंकि वेव बहुत चेंज हो गई है, पीपल वांट टू डू लॉ, इट इज ग्लैमरस करेक्ट। एंड क्लैट के बारे में सबको पता चल गया है. अब तो कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होने लग गए हैं. बट जब हम लोग ये फील्ड एक्सप्लोर कर रहे थे एंड माय फादर हैड बीन इनटू दिस एंड वो बहुत परेशान थे कि मेरे ब्रदर्स इस फील्ड में जाएं. बट माय ब्रदर्स हैड वेरी इंजीनियरिंग काइंड ऑफ स्टेटस राइट नाउ. तो उनका ये था कि यार हमें नहीं करना लॉ वो. एंड हम्म। मेरे फादर ने कभी ये नहीं सोचा था कि हम एज अ गर्ल चाइल्ड, बिकॉज लॉ वाज नॉट कंसिडर्ड अ वेरी नोबल प्रोफेशन फॉर वुमेन इन करेक्ट। इंडिया एट दैट टाइम. तो उनका ये सीन था कि वो हमसे उम्मीदें नहीं लगाए हुए थे, वो मेरे ब्रदर से ज्यादा उम्मीदें लगाए हुए थे. एट दिस पॉइंट माय बोथ ऑफ माय ब्रदर्स आर इन अब्रॉड एंड दे आर इंजीनियर्स, जो कि हम्म। मेरे फादर बिल्कुल नहीं चाहते थे. द ओनली होप वाज मी. एंड आयरनी वाज कि आई नेवर थॉट कि हमें लॉ में जाना है. आई जस्ट सॉ माय फादर, आई डिड नॉट इवन हैव दैट मच क्लू कि मेरे फादर करते क्या है. वो कचहरी जाते हैं बस, मुझको ये पता था. एंड उस समय यार बहुत ज्यादा इंटरनेट नहीं थे, बहुत ज्यादा बुक से, बहुत ज्यादा लाइब्रेरी से कोई कनेक्टेड नहीं रहता था. द hefty knowledge that you had was by looking people around you. आपके अगल बगल जो लोग दिखते थे आपको बस उतना ही पता होता था. That's how engineering came into role. A lot of people doing engineering, engineers बन रहे थे, पीडब्ल्यूडी में जेई का काम कर रहे थे. हाँ। सबको ये था कि भाई इंजीनियर बनना एक बड़ी प्रोफेशनल जॉब हो रखी है. हम्म। लेकिन व्हेन वी वर डूइंग लॉ, आई रिमेम्बर बहुत सारे लोग मेरे पेरेंट्स को आके ये बोलने लग गए कि आप लॉ करने के लिए बिटिया को बाहर भेजेंगे, बनारस से बाहर भेजेंगे. क्योंकि उस समय ये था कि कोई कुछ नहीं जब कर पाता है हम्म। तो लॉ कर लेता है. करेक्ट, तो सेम। वो एक साइकोलॉजी है जो यूपी में आई थिंक अभी भी तुम अगर आओगे तो ईस्ट में यू विल फाइंड इट अभी भी. हम्म। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि माय पेरेंट्स बोला कि इसको तो यूपीएससी कराना है तो कोई भी एक रैंडम सी डिग्री करा देते हैं हम्म। और फिर उस डिग्री के साथ साथ ही अपनी प्रिपरेशन करेगी. हम्म। और सच बताओ यार, पीपल टेल मी दैट मे बी वेर तुम्हारा निकला नहीं इसलिए तुम्हें यूपीएससी नहीं करना. आई नेवर थॉट अबाउट डूइंग यूपीएससी. आई वाज नेवर सिविल पर्सन, सर्विस पर्सन. तो मेरे साथ क्या था ना, आई आई सडनली थॉट दैट आई बिकम अ जज. आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो व्हाई. इट वाज जस्ट अ germination of sorrow. So happened. हम सो रहे थे किसी दिन and then suddenly I thought that I want to become a judge. You won't believe, in class 8 fancy dress competition में लोग दुल्हन बन के आए थे, महात्मा गांधी बन के गए थे, and I was a judge. I was wearing that black robe and I had become a judge. And that was then the idea became like in class 8.
फिर क्लास 12 के बाद आई वेंट एंड दैट वाज आल्सो एन एक्सीडेंट, क्योंकि यार क्लैट के बारे में नहीं पता था, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म भरा था, वो था क्लैट का। बीएचयू के एंट्रेंस का भी फॉर्म नहीं भरा था, क्योंकि वो 3 इयर्स का लॉ कोर्स होता था उस टाइम पे। करेक्ट। तो और यूपी में ऐसा कोई कॉलेज नहीं था उस टाइम जो लॉ कराता हो तुम्हें 5 इयर्स का। प्राइवेट में जाने का यार आइडिया भी नहीं था और मन भी नहीं था। माई ब्रदर वॉज स्टडिंग इन पुणे एट दैट टाइम, एमआईटी से वो इंजीनियरिंग कर रहा था। तो उसके कुछ फ्रेंड्स थे जो कि आईएलएस में पढ़ते थे। एमआईटी एंड आईएलएस वाज लाइक वेरी क्लोज बाय 500 मीटर्स। तो उस समय यार 12th के मार्क्स के बेसिस पे वहां एडमिशन होता था इन हम्म। आईएलएस। हम्म। तो माय ब्रदर सेड फॉर्म भर देते हैं। एंड फॉर्चुनेटली उसी का एक लौता उस कॉलेज का ही फॉर्म था जो उस समय तक मिल रहा था, क्योंकि बाकी सारे फॉर्म जा चुके थे। इसीलिए अभी जब भी कोई न्यू भी मेरे पास आता है, मैम कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा नहीं है, आई तो टेल देम कि भाई दुनिया भर के फॉर्म भर दो, कोई फॉर्म छोड़ो मत, बिकॉज इट्स बेटर नॉट टू वेस्ट ईयर देन टू सर्च फॉर कॉलेज। तो मेरे ब्रदर ने वो फॉर्म भरा एंड इन द फर्स्ट लिस्ट आई वाज, क्योंकि वहां पे क्या होता है, महाराष्ट्र के लिए थोड़ा सा वो रहता है उन लोगों का कि 70-60% सीट रिजर्व रहती है, राइट। तो करेक्ट। पहली लिस्ट में आखिरी नंबर पे मेरा नाम निकला था एंड वी वर नॉट होपफुल के निकलेगा। एंड देयर वाज दिस इंटरव्यू व्हिच वाज शेड्यूल्ड टू हैपन एंड आई वाज सो पैरानोइड कि क्या पूछेंगे क्या करेंगे। एंड दे डिडंट आस्क एनीथिंग, दे वर लाइक अच्छा आपका पेपर ये है, मार्कशीट ये है। आई एम ग्लैड कि 12th की पढ़ाई अच्छे से करी थी तो काम आया वो उसमें। And that's how I entered into law. And that's how I knew I would become a judge. People thought कि ये तो लड़की यूपीएससी ही करेगी, because we were the top 2 rankers और पहला रैंक जिसको लड़के को मिला था वो तो आईपीएस है अभी ऑलरेडी। ओके। तो पीपल वे लाइक इसका बिल्कुल सेट पैटर्न चल रहा है एंड शी विल एक्चुअली। एंड टुडे आल्सो इफ यू मीट समवन ना, इफ यू मीट समवन दे विल बी लाइक ये लड़की जुडिशरी के लिए नहीं बनी है, ये सिविल सर्विसेज के लिए बनी। पता नहीं क्या चाम है लोगों को कि अच्छे लोग अगर है हाँ। so they should go to UPSC, otherwise उनका पूरा जीवन व्यर्थ है। I want to change that psychology, perhaps by this interview I might. It's हाँ। just that my mother wanted me to become a DM or DIG or perhaps like that because उसका बचपन का सपना था and she's a very intelligent person. She's a double masters in everything. तो उसका ये था कि since she got married early and she couldn't like उस समय नहीं था उतना availability, she wanted me to become a UPSC kind of thing. उनका ये था कि ठीक है एक बैकअप होना चाहिए, तो एक जज बनने के बाद तुम क्रिएट कर सकते हो। बट यार जब एंड आई वाज आल्सो ऑफ द व्यू कि चलो ठीक है मे बी perhaps. But when I started preparing for judiciary and I started learning things, I realized that the love for law surpasses everything. Correct. I mean, the way I am invested in reading law, the way I romance with law, the fact that I'm able to understand such a tedious judgment in such a easy go, मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज थी अपने आप को। आई यूज टू कंग्रेचुलेट कि अरे वाह, वन पैरा व्हिच वाज सपोज्ड टू बी वेरी टीडियस फॉर अ लेमैन and I am able to understand it. And I realized that however long service I would have in UPSC, I might not be able to get so cozy with my legal aspect. In Correct. judiciary, I have to play with it every day, right? So then it became my conscious decision that either I want to be a judge or I want to be a professor. And as a teacher, I think वो अभी भी मेरे अंदर एक spark है, एक void है. Maybe someday you'll find me teaching somewhere, perhaps good or bad, I don't know. But yes, those are the 2 things I thought that I am made for. And IPS हो यार या IS हो या IFS हो for that matter, you are restricted to one single law field or one single aspect of law, और वो भी रोज का नहीं होता है। जुडिशरी इज वेरी पीसफुल, रोज बैठ के लॉ की कुछ नई चीज पढ़ सकते हो। दिस इज वन थिंग विच मोटिवेटेड मी एंड आई थिंक दिस स्टिल रिमेन्स द ओनली फैक्ट जो कि इस जॉब में रहने के लिए आई एम मोटिवेटेड फॉर। अदरवाइज तो there are a lot of other things. मैम आई थिंक जो रीजन है जो लाइक हम लोग के पेरेंट्स को बहुत पसंद है, लाइक आज के लोगों को यूपीएससी में जाना बहुत पसंद है, उसका रीजन लाइक दे बहुत अटैच बहुत करते हैं उन लोगों से, लाइक वो उनको ग्राउंड पे देखते हैं वर्क करते हुए। अदर देन इंटर्नशिप, मैंने आज तक कभी कोर्ट नहीं गया, सो लाइक कॉमन जनता कभी देखती नहीं है व्हाट इज जज, हाउ वो उसका काम कैसे होता है। बट इन लॉकडाउन आई थिंक जब लाइव स्ट्रीमिंग चालू हुई है फ्रॉम द हाई कोर्ट, तो चीजें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होना चालू है, लाइक people starting to know कि Dude, Avinash, I'll tell you, I mean, I am so glad that from the time I became a judicial officer, like I was guilty of not seeing anybody as an idol. मतलब मेरा ऐसा कोई आइडियल नहीं था, मेरा कोई ऐसा look forward to person नहीं था. It's just that अब क्या होने लगा है ना, I have people coming up to me and they're like, I want to become a judge because I've seen you.
So that is one thing which is, I think, a greatest achievement in anybody's life. चाहे वो एक आदमी क्यों ना बोले आपको, लेकिन वो एक बहुत बड़ी चीज होती है कि भाई क्योंकि आप जज हो, therefore I want to become a judge. And I have seen this shift happening कि अब अच्छे अच्छे colleges के बच्चे भी, they want to give judiciary. At my time in ILS, when I was doing law, we were the only two people who wanted to aim for judiciary and UPSC. Me and the other one who got into IB. So that was something which is very disturbing, क्योंकि बड़े colleges के लोगों को ऐसा था कि corporate है, private है, it is more lucrative. Of course, you will be sent to very grassroots levels. For example, मेरा हाथरस transfer हुआ, इससे पहले I was in Devariya. All these places are something जो शायद हमने भी नहीं सुनी है. हमें मैप में खोजना पड़ता है कि exactly है कहाँ. वो एक पार्ट है, but still when the people from studying from NALSA and NUJS are wanting to enter this service, it will automatically create a different outlook यार. अच्छे लोग आएंगे तो सर्विस भी अच्छी हो जाएगी. बिल्कुल, तो वो एक चीज है, आई थिंक आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट. यूपीएससी में देखो यही चीज थी कि लोग क्योंकि देखते बहुत ज्यादा थे उनको, एंड उनसे इंस्पिरेशनल की एक वो जो एक लहर चलती वो बहुत ज्यादा हो जाती. इवन यूपीएससी के रिजल्ट के बाद भी तुमने देखा होगा कि सड़क चलाने वाला आदमी बना आईएएस, रिक्शा चलाने का लड़का बना आईपीएस. वी हैव दोस स्टोरीज इन जुडिशरी एज वेल. बट द फैक्ट इज कि हम जनता का ना वो जो एक ऑर्गेजमिक टच होता है परहैप्स, वो नहीं है जुडिशरी के साथ. नहीं था, अब काफी चीजें चेंज हो रही है. द फैक्ट दैट 610 पीपल वर इन दिस बैच, ये अपने में ही मतलब मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चीज है. और अब तो 300 की वैकेंसी और आ रही है. So there will be more than 300 people in this. I think after 5 or 4 years it's coming, right? Yeah. ये यूपी की ही मुझे प्रॉब्लम समझ में आती है, that if you have those vacancies, why do you have to pile it up? Like 10 निकालो, 20 निकालो, बट हर साल निकाल दो, जस्ट लाइक उत्तराखंड एंड दिल्ली. तो वो क्या होगा ना, उससे आपका एक मोटिवेशन भी बना रहेगा, लोगों को एक एक्साइटमेंट भी बनी रहेगी, पढ़ने का एक गाइडलाइन भी पता रहेगा. ऐसे तो क्या है, तुम 3 साल तैयारी कर रहे हो एंड देन यू आर ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप एंड वैकेंसी निकल आती है कि भाई 300 वैकेंसी आ गई. अब देखो, अब इस बार आई, अब पता नहीं कब आएगी, नहीं आएगी. एग्जाम इन 2024, so like अब भगवान करे कि अब आएगी कि नहीं आएगी. It's like that. अब तो यार दूसरे स्टेट्स का ही मतलब मुझे लगता है कि वो है. यूपी जुडिशरी के साथ आप प्रिपरेशन कर रही थी, so like from when did you start the preparation? और प्रिपरेशन का आपका पैटर्न क्या था? Like how you decided strategically, कैसे डिसाइड करा था? यार एक ना ये बहुत ग्रे एरिया है कि आप प्रिपरेशन कब स्टार्ट करिए, बिकॉज अनलाइक सिविल सर्विसेज ऑफ कोर्स जुडिशरी इज कंपैरेटिवली सिंपलर, राइट. तो इसके लिए अगर आप बहुत ज्यादा अंदर घुस के तैयारी करिएगा तो एक चांस है कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस. बट सिंस यू हैव रेड सो मेनी एक्सेप्शंस टू इट, आपने ये पढ़ लिया कि इस लॉ का ये अपवाद है, इस अपवाद का एक और अपवाद है, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है. तो अब जब सिंपल चीज भी पूछी जाएगी ना, तो दिमाग इतना दौड़ेगा तुम्हारा कि अरे यार ये भी पढ़ा था, फिर ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था. तो जो मेजर चीज जो मेरे साथ 2016 में एग्जैक्टली यही हुआ. सिंस आई हैड रेड सो मच कि हम सिंपल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, और जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन थे जो लोग छोड़ के आए थे वो मेरा सही हो गया था. क्योंकि आई हैड रेड सो मच. ठीक है, तो एक एस्पेक्ट तो ये है कि you should not worry about when to start preparing for judiciary. Rather, you should worry on understanding law from the beginning, from where you are studying. जैसे हमारे अच्छे कॉलेजेस के साथ एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि उनके करिकुलम बहुत अच्छे से ड्राफ्टेड होते हैं. आपको फर्स्ट ईयर में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाएंगे, टॉर्ट्स पढ़ाएंगे, सो दैट यू आर अ बेबी, यू आर नॉट थ्रोन इनटू द वाटर बाय सीआरपीसी एंड सीपीसी. तो आपको वो पढ़ाया जाता है, धीरे धीरे चीजों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है. तो आई थिंक प्रिपरेशन ना उसी बेबी स्टेप के साथ स्टार्ट करनी चाहिए, सो दैट जैसे जैसे लॉ आपको पढ़ाया जा रहा है ना, यू स्टार्ट गेटिंग इनटू द लेयर्स ऑफ इट, कि कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्च है, आपस में कनेक्टेड कैसे हैं ये दोनों लॉज. उसके बाद जब आपको आईपीसी पढ़ाया जा रहा है, तो आप ये सोचिए कि जब उसी फैक्ट के लिए सिविल लॉज बने हैं, तो उसी फैक्ट के लिए क्रिमिनल लॉज क्यों बने हैं. फिर धीरे धीरे आपके दिमाग में आएगा कि भाई इनको फॉलो कराने के लिए प्रोसीजर की क्या जरूरत है. तो मतलब एक प्रिपरेशन गाइडलाइन के हिसाब से आपको नहीं पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ने के लिए पढ़ना चाहिए, सो दैट बाय द एंड ऑफ 5 years यू आर एटलीस्ट इन द कंडीशन कि आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज समझ में आती है. ज्यादा स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जिनको बेयर एक्ट पढ़ना नहीं आता है. दे हैव रेड कॉमेंट्रीज, दे हैव रेड डिफरेंट बुक्स, दे वुड आस्क यू बुक्स कि भाई कोई किताब बता दो, बट बेयर एक्ट नहीं पढ़ पाएंगे. और जुडिशरी की चीजों में जो लोअर लेवल की बात होती है, ऑफ कोर्स इन सुप्रीम कोर्ट, इन हाई कोर्ट, ऑफ कोर्स यू गिवन द लिबर्टी टू इंटरप्रेट, बट एट द लोअर लेवल यू ओनली हैव टू
डू द लॉ एज इट इज। Correct. क्या होना चाहिए वो तुम्हारी डोमेन ही नहीं है, राइट? तो लॉ क्या है एक तरीके से यार, लॉ इज एवरीथिंग दैट हैज बीन गिवन। और तुम सोचो आज से 50-60 साल पहले वो जो लिख के गए हैं, उन्होंने बेसिकली कंपेंडियम बना दिया है कि सारी सर्कमस्टांसेस कवर हो गई है उसमें। ये एक अपने में बहुत बड़ी चीज है। सो इफ यू रीड बेयर एक्ट वंस, यू विल फाइंड अच्छा ठीक है लॉ है। सेकेंड टाइम यू विल रीड कि हाँ ठीक है मेरे को सेक्शन याद हो गए। थर्ड टाइम यू विल बी लाइक मेरे को एक्सेप्शन याद हो गए। एंड फोर्थ टाइम यू विल बी लाइक अरे यार ये क्वेश्चन तो यहीं से पूछा तो मुझे पता कैसे नहीं चला। एवरीथिंग इज इन देयर एक्ट, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू मेक श्योर यू नो हाउ टू रीड इट। और वो तभी होगा यार जब तुम अपने एक एक एक्ट को एक एक अच्छे तरीके से लेके चलो। अगर तुम ये सोचोगे कि यार मुझे थर्ड ईयर से प्रिपरेशन चालू कर देनी, अब तो मैं पागलों की तरह पढ़ाई करूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे। ना कॉलेज एंजॉय कर पाओगे, ना पढ़ाई कर पाओगे, ना लॉ समझ पाओगे। you'll be in a jiffy, you'll be doing everything in the haphazard manner। और चीजें बहुत, क्योंकि मेरे टाइम पे यार बहुत ज्यादा कोचिंग वोचिंग थी नहीं, किसी को कुछ पता होता नहीं था, तो हम भी इतना ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि हमने देखा कि थर्ड ईयर से ही बच्चों ने इंटर्नशिप शुरू कर दी है। कॉर्पोरेट में जाना है तो इंटर्नशिप कर रहे हैं। जिन्हें पढ़ाई करनी, जिस बंदा जो यूपीएससी कर रहा था वो तो भाई वो हर सेमेस्टर उसका एक क्लास का एनसीईआरटी खत्म हो जाता था। So I was thinking कि यार I am not doing anything with my life. Everyone is doing something or the other. So I reached a professor. I asked him कि मेरे को जुडिशरी करनी है और what should I do? So he's like बेयर एक्ट पढ़ो। ऐसे बेयर एक्ट पढ़ने से क्या होगा यार, सब लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ ले रहे हैं, इतनी किताबें पढ़ ले रहे हैं, ये आदमी हमको बेयर एक्ट बोल रहा है। But 5-7 years down the line, if somebody asks me the first thing कि मैं कैसे पढ़ाई करें, the only thing that I can say is read बेयर एक्ट। तो भले ही एडवाइस कितनी भी बेवकूफी भरी लगे, आपको अगर बेयर एक्ट पढ़ना आता है ना, आई थिंक यू हैव वन हाफ ऑफ द बैटल। देयर अ पॉइंट इन टाइम यू रियलाइज कि तुम कितनी किताबें पढ़ सकते हो। एक सब्जेक्ट की हजारों किताबें हैं, हजारों कमेंट्री है, 75,000 केस लॉज है, ठीक है? तो तुम कितना पढ़ सकते हो? तब समझ में आता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे वर्क कर सकते हो। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। और कंसेप्ट पे वर्क करने का फ्रेमवर्क इज बेयर एक्ट। तुम बेयर एक्ट पढ़ना शुरू करो, तुम्हें रियलाइज होगा अरे ये तो किताब में भी लिखा था, मैं पहले क्यों नहीं पता चला ये चीज। हर चीज बेयर एक्ट में दी है। इवन सिंगल वर्ड हैज अ वेरियस मीनिंग। इट्स जस्ट दैट व्हेन यू रीड रीड एंड रीड ऑल द टाइम, देन यू अंडरस्टैंड कि अच्छा हाँ यार ये तो इसी में था। कितने क्वेश्चंस मुझे याद है 2016 में आई हैड रेड न्यूमरस बुक, और जब क्वेश्चन पेपर देखा तो लगा ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा है भाई, ये तो हमें आता ही नहीं है। एंड देन व्हेन आई वाज लाइक रीअपियरिंग एंड रीप्रिपेयरिंग, आई थॉट यार ये तो सामने लिखा हुआ था, 1000 बार पढ़ा हमने बेयर एक्ट, उसके बाद भी समझ में नहीं आया। सो आई थिंक दिस इज द ओनली थिंग। और बेयर एक्ट भी यार पढ़ने का अपना सेंस होता है। अगर तुम अब लेके एक एक वर्ड का मीनिंग निकालने चलो, पता करने चलो, तो तुम स्टक हो जाओगे। एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से रिलेट कैसे कर रहा है ये तुम्हें देखना है। क्यों सेक्शन नंबर 2 सेक्शन नंबर 3 के बाद ही आया? क्यों एविडेंस एक्ट में रेलेवेंसी की सेक्शन जब 5 से शुरू हुई तो 33 तक चली, फिर 33 के बाद हम लोग दूसरी चीजें करने लगे? क्यों हमने एक्सपर्ट ओपिनियन को अलग चैप्टर में रख दिया? ये सारी चीजों से ना बहुत सारी क्वेश्चंस तुम्हारे अपने आप निकल के आते हैं। एंड दैट इज व्हाट इज रीडिंग बेयर एक्ट। तो आई थिंक प्रिपरेशन का कोई टाइम नहीं है। प्रिपरेशन तो आदमी जब से प्यार पैदा होता है आजकल वही करने लग जाता है। दूसरी चीज, साउंड बेस बनाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आई ऑलवेज टेल पीपल टू रीड। जितना यार पढ़ोगे उतना ही लिखोगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लॉ की किताबें ही पढ़ो, तुम कुछ भी पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, जो अच्छा लगता है वो पढ़ो, लेकिन यार पढ़ो। उससे क्या होगा, तुम्हारे सेंटेंसेस फ्रेम करने की जो एक कैपेसिटी है ना, वो बिल्ड हो जाएगी। क्योंकि मेंस में क्या होता है, आदमी को आता सब है, बट रिप्रोड्यूस कैसे करना है उसे ये नहीं समझ में आता है। How can you work on that? You cannot write all the answers to all the questions. वो impossible है humanly कि तुम जितने आज से 10 साल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं सबका आंसर लिख के बैठो, फिर उनको रटो, फिर उनको रिप्रोड्यूस करो। दैट इज इम्पॉसिबल। इट्स जस्ट दैट कि अगर आपको पता है कि मेरे को जो पढ़ा हुआ है वो मुझे कैसे रिप्रोड्यूस करना है, तो तुम बहुत आराम से मेन केस कर सकते हो। तुम हर दिन एक आंसर राइटिंग कर सकते हो, एक आंसर जो भी तुम्हें लगता है। अगर तुम पूरे दिन आंसर राइटिंग करोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। कोई एक आंसर राइटिंग करो, एंड देन आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मतलब उसको किसी से चेक करा सकते हो, 1 या 2 या 3 या 4, जो भी तुम्हें लगता है कि कोई बंदा जिसने अपीयर किया है या किसी बंदे के अच्छे मार्क्स आए हैं, या कोचिंग वाले जो आजकल चला रहे हैं अपने ऑनलाइन वगैरह, उनसे तुम चेक करा लो, ठीक है?
अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम गाइड खरीद लो। हम्म। पहले तुम खुद वो आंसर लिखो, उसके बाद गाइड के पास जाओ, तुम उनके आंसर मिलाओ मत। वो बहुत फालतू होते हैं, कई बार गलत भी होते हैं। बट तुम बस ये देख लो कि जो कीवर्ड तुम्हारे आंसर्स में थे, क्या वो कीवर्ड्स गाइड वाले में थे? अगर है तो यू आर डूइंग राइट, अगर नहीं है तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट कि क्या छूट रहा है। लैंग्वेज पेपर के लिए मैम आप क्या बोलना चाहेंगे, लाइक लाइक यू टोल्ड की यार लैंग्वेज पेपर हैज चेंज्ड सो मच ओवर टाइम, स्पेशली इस साल हाँ। तो चेंज हो गया है, उसमें 50% हिंदी 50% इंग्लिश कर दिया गया है। हम्म। और हम लोग के टाइम पे बड़ा सही था, इंग्लिश वालों को बड़ा फायदा मिल जाता था, तो वी गॉट लकी। लेकिन अभी भी ऐसा कुछ सीन नहीं है कि तुम परेशान हो गए, इट्स जस्ट दैट कि अब हिंदी वालों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। जैसे पहले क्या होता था, जो इंग्लिश मीडियम के होते थे उनको उस पेपर में 70 80 90 ऐसे मिलता था। हिंदी मीडियम वाले बेचारे वही पाते थे 20 30 40। उसकी वजह से उनका रैंक कम हो जाता था और उनकी पोजीशन चली जाती थी बिकॉज ऑफ मेंस में नंबर। करेक्ट। उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं फॉर एवरीवन हु इज फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड। ठीक है। और डिगलॉट एडिशन की बेयरैक्ट आती है एक, जिसमें एक साइड पे हिंदी लिखा होता है, एक साइड पे इंग्लिश लिखा होता है। उससे क्या होगा कि आपको लीगल वर्ड्स की हिंदी पता चल जाएगी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की हिंदी क्या होती है, टॉर्ट्स की हिंदी क्या होती है ना। उससे क्या होगा, जब आपको प्रेसी राइटिंग करना होगा या ट्रांसलेशन करना होगा, वो लीगल वर्ड्स ही देते ही है, या ओके। सेंटेंसेस को हिंदी इंग्लिश में करना होगा। तो उस केस में क्या होगा, आपको पता होगा कि आपके पास जो है, आपके पास वर्ड्स हैं, यू ओनली हैव टू राइट इन हिंदी। तो यार ऐसा नहीं है कि हम लोग की हिंदी बहुत खराब है, जस्ट दैट कि हम लोग को प्रॉपर प्योर हिंदी बोलने नहीं आती। वो आफ्टर रीडिंग द न्यूज़पेपर, यार आफ्टर ज्वाइनिंग सर्विस 3 साल में मेरी एकदम भयानक वाली हिंदी हो गई है। जबकि इंटायर जिंदगी आई हैव स्टडीड इन स्कूल विद इंग्लिश मीडियम एंड कॉन्वेंट एंड फलाना एंड ठिकाना। लेकिन अल्टीमेटली आई ऑल्सो आई एम राइटिंग हिंदी, प्रॉपर हिंदी। इंग्लिश वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत ये है कि उनके लिए वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो यार देखो, ऐसे जो आता है वो बड़ा कॉमन आता है, एक वुमेन से रिलेटेड आता है, एक पोल्यूशन से रिलेटेड और तुम्हारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड आता है, एक कोई साइंटिफिक रिलेटेड आता है, या फिर कोई करंट हैपनिंग जो हो रही होगी उससे आता है। तो इन सब चीजों में तुम अपने एक इंग्लिश ऐसे तैयार कर लो, इन्हीं सब टॉपिक के अराउंड। और उसमें जितनी भी तुम्हें लगता है कि, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, कोई भी ऐसे आए, कुछ भी लैंग्वेज हो, आप लॉ का पेपर दे रहे हैं, ये जरूर याद रखें कि कुछ भी आ रहा है तो उसमें लीगल प्रोविजंस एंड लीगल एसेज की तरह उसको लिखें। ठीक ओके। है। अगर आ रहा है कि साइंस एज अ बून एज अ बेन, इस तरीके की बहुत फालतू चीजें भी आती हैं, तो उठा के अपने 12th क्लास के एलिमेंट्री वाले एसेज मत लिखिए। आप पूरा इन्वायरमेंटल लॉ लिखिए, आप पूरा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस लिखिए, आप पूरी अर्थ कॉन्फ्रेंस लिखिए। आप पता होना चाहिए कि आपने पढ़ा है। ठीक है। तो इस सब चीजों में ये याद रखिएगा, अगर विमेन एम्पावरमेंट पे आ रहा है तो आप आर्टिकल 15(3) जरूर लिखेंगे। आप जितनी भी केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के होते हैं, जो नए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आए हैं, जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट आए हैं, रीसेंट लॉज रिलेटेड टू फीमेल अपलिफ्टमेंट आए हैं, या स्टेट ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, जरूर लिखिए। और इंग्लिश पेपर में देखो, नंबर सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग पे मिलता है, कि आपकी स्पेलिंग कोई गलत ना हो। ठीक है। बहुत मेजर स्पेलिंग आप गलत मत करिए, जो वर्ड आपको नहीं आता है मत लिखिए, छोड़ दीजिए, स्पेलिंग गलत मत लिखिए। बहुत बहुत ज्यादा बड़े बड़े वर्ड लिखेंगे तो भी आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को भी समझ में आना चाहिए आपने क्या लिखा है। और दूसरी चीज, ग्रामर सही रखिए, छोटे सेंटेंसेस लिखिए लेकिन ग्रामर सही लिखिए। ऐसा ना हो कि प्रेजेंट परफेक्ट में बात करते करते आप फ्यूचर परफेक्ट पे चले गए हैं। कई बार होता है व्हेन यू मेक लॉन्गर सेंटेंसेस, देन यू फॉरगेट द टेंस इन द वर्ब। ठीक है। तो वर्ब्स सही जगह होने चाहिए, उनके सब्जेक्ट ठीक आना चाहिए। डबल वर्ब्स मत यूज करिए, डबल नेगेटिव्स मत यूज करिए, है ना। ये सारी चीजें जो नॉर्मल बोलचाल की अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं वो ना करिए। एट दिस मोमेंट मेमोराइज करना मैम, इतना ज्यादा केसेस, सेक्शंस, ऑल लॉज, इतने सारे लॉज हैं, तो लाइक आप इसको कैसे डील कर दी थी? यार एक जो चीज आई थिंक खराब है हम्म। विथ लॉ, यू हैव टू मेमोराइज। ठीक है। थोड़ा सा तो मतलब यू हैव टू मेक श्योर दैट मेजर सेक्शंस के मेजर मेजर एक्ट के मेजर सेक्शन यू डू रिमेम्बर। उसका ना कोई भी और सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है। लेकिन इट इज नॉट सो डिफिकल्ट कंसिडरिंग कि आप बार बार वही चीजें पढ़ते हो, राइट। आपके सामने वही चीजें आ रही है, वही कॉन्स्टिट्यूशन है, वही सीआरपीसी है, वही सीपीसी है। तो क्योंकि आदमी इतनी बार पढ़ लेता है ना कि करेक्ट। नींद में भी उठाओ तो उसको चीजें याद रहती हैं। बाकी अगर छोटे
एक्ट के सेक्शंस आपको नहीं भी याद हो रहे हैं, या मान लीजिए कोई मेजर एक्ट के बहुत माइनर सेक्शंस है ना, जो आपको ये पता है कि 120 से 140 की रेंज में है, लेकिन आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि 120 से 140 के बीच कहाँ है, क्या नंबर है, उस केस में आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, स्पेशली एट द स्टेज ऑफ मेन। ठीक है, आपको सेक्शन नहीं भी याद है, अनलेस एंड अनटिल इट्स अ सेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन या फिर केस लॉ रिलेटेड क्वेश्चन, अगर आपको नहीं भी याद है ना, तो इट इज नॉट दैट, आई वुड से, फेटल टू योर केस, कि इसको जो है परेशान, इतनी परेशान होने वाली बात है कि अब तो मेरा पेपर खराब हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोकल लॉज में क्या हुआ था, क्योंकि लोकल लॉज आई हैड बीन गिवन अ लॉट ऑफ स्टेट जुडिशरी, उसमें क्या हुआ था, एमपी में भी सिलेक्शन हो गया था, उत्तराखंड में भी सिलेक्शन हो गया था, यूपी में भी सिलेक्शन हो गया था, तो मेंस के टाइम पे तुम्हें सबके लोकल लॉज पढ़ने हैं, तो तुम कितने लोकल लॉज पढ़ोगे, राइट? एमपी का लोकल लॉ अलग है, यूपी का अलग है, उत्तराखंड का अलग है, लेकिन एक चीज जो सबसे कॉमन है इन सारे लोकल लॉज में, वो ये है यार कि जो कंसेप्ट है ना, जो लैंड लॉज का, करेक्ट। वो बड़ा सिमिलर है। जमींदारी थी, जमींदारी एबॉलिश हुई, सारा लैंड गवर्नमेंट को चला गया, गवर्नमेंट को जाने के बाद उन्होंने सीलिंग सेट कर दी, सीलिंग के ऊपर जो लैंड होता है वो गवर्नमेंट में वेस्ट हो जाता है, जो वीकर सेक्शन थे उनको हमने कल्टीवेट करने के लिए लैंड दे दिया, तो वो कल्टीवेशन कहीं एंटर होने लगा, उस एंट्री को रेगुलेट करने के लिए कुछ अथॉरिटीज बना दी गई। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी सिमिलर अक्रॉस ऑल द स्टेट्स। ठीक है, उस चीज को अगर तुमने पकड़ लिया है फॉर एग्जाम्पल, और जब तुम उस एटीट्यूड के साथ बाकी चीजें पढ़ रहे हो, तो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि तुम्हें सेक्शन याद नहीं होते हैं, तुम्हें ये याद है कि एक एसडीएम की कोर्ट है, उसके बाद डीएम की कोर्ट है, उसके बाद कलेक्टर की कोर्ट है, उसके बाद कमिश्नर की कोर्ट है, यहाँ ये होता है, यहाँ पे म्यूटेशन रजिस्टर होता है, नहीं भी याद आ रहा है उठा के लिख दो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि तुम्हें सेक्शन ही याद होने चाहिए। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, भाई वो ग्रैंड नॉर्म है, बेसिक चीजें, फ्रॉम देयर द इंटायर लॉज आर flowing. You have to remember the article numbers and everything, right? वहां पे तुम्हें मेजर केस लॉज आर्टिकल 21 है, तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा, चीजें हैं उस हिसाब से तुम्हें करना पड़ेगा कुछ चीजों में। टॉर्ट्स है, टॉर्ट्स का कोई रिटन लॉ नहीं है, इट इज बीन डेवलप, है ना, इट हैज बीन डेवलप थ्रू द प्रोवोकेटिव्स एंड द प्रेडेशंस, तो तुम्हें वो याद करने ही पड़ेंगे टॉपिक्स के हिसाब से। मेजर केस लॉस तो देखने ही पड़ेंगे। द सेम विद कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में भी जो मेजर मेजर केस लॉज है, फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड या टाइम ऑफ एसेंस से रिलेटेड या फिर तुम्हारे स्पेसिफिक चीजों से रिलेटेड, तो तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन वही स्पेसिफिक रिलीफ में जब आओगे, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हें केस लॉज याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ये याद रखना है कि भाई नया एक्ट आ गया है, नया एक्ट के हिसाब से क्या स्पेसिफिकली परफॉर्म हो सकता है, क्या स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं हो सकता है। द सेम विद सेल ऑफ गुड्स एक्ट, द सेम विद पार्टनरशिप एक्ट। अगर इसमें तुम्हें सेक्शंस नहीं भी याद होते हैं, लेकिन तुम्हें ये पता है कि, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं कि सेक्शन 30 से डील करती हुई ये प्रॉब्लम है तो इसको बताइए, तो उस केस में यार थोड़ा सा आदमी को स्पेसिफिक होना पड़ता है। बट व्हेन यू रिमेम्बर, व्हेन यू हैव रेड इट सो मेनी टाइम्स ना, और मेजर ही चीजें पूछते हैं वो छोटे में, बार बार वही पूछेंगे कि पार्टनरशिप डिसॉल्व कैसे होती है, पार्टनरशिप के जो ओनर्स होते हैं उनमें शेयर्स कैसे बनते हैं, क्या रीजंस होता है जब वो कोर्ट जा सकते हैं, उन्हीं केसेस से रिलेटेड वो तुमसे केस वो भी पूछते हैं, सेक्शन नंबर भी पूछते हैं, और उन्हीं केसेस से रिलेटेड वो क्वेश्चन भी पूछते हैं। कई बार क्या होता है, कोई अगर ऐसा बहुत टिपिकल सा केस लॉ आया होता है जिसके बेसिस पे कोई नया लॉ डेवलप हुआ रहता है इन सारे एक्ट में, तो अगर तुम्हें केस लॉज नहीं भी पता है, लेकिन तुम्हें ये पता है कि क्या प्रिंसिपल हेल्ड हुआ था उस पर्टिकुलर एक्ट से, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। आईपीसी में तुम्हें नहीं याद करने की जरूरत है इतना केस लॉ, सीआरपीसी में नहीं जरूरत है, सीपीसी में एक्सेप्ट फॉर सर्टेन लाइक रेस जुडिकेटा एंड रेस सब जुडिस, इन सबको छोड़ के अगर तुम्हें नहीं याद हो रहे हैं केस लॉज, मत करो। आई थिंक मैम इम्पोर्टेंट सेक्शंस और इम्पोर्टेंट एक्ट्स थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, वाइल जो माइनर एक्ट हैं उसको हम थोड़ा सा डील उनमें कुछ ऐसा सीन नहीं है। हाँ, अगर याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो ऐसा नहीं है दैट यू विल डाई। कि मैम आपके सोर्सेस क्या थे लाइक फॉर एवरी सब्जेक्ट? यार मेरा ना मेरे साथ एक्चुअली एक चीज हुई थी। मेरा एक फ्रेंड था, आई जॉइंड द सर्विस, मतलब जब सर्विस की प्रिपरेशन के लिए व्हेन आई स्टार्टेड, वो बेचारा 3 साल से प्रिपेयर कर रहा था। Okay. And I would tell you that he's the most intelligent person I have met in terms of legal expertise and legal acumen. लेकिन ना उसका कभी भी मेंस नहीं निकलता था। ठीक है, एंड आई वाज शॉक्ड एंड आई वाज आल्सो अफ्रेड कि इस बंदे का जब नहीं निकलता है तो मेरा तो कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, बिकॉज उसको लिखने भी आता था,
उसको ये तक पता होता था कि कौन से स्टेट में किस सेक्शन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं. ओके. आई वॉज अ डम पर्सन आउट ऑफ द टू, क्योंकि मेरी आदत थी बहुत ज्यादा इधर उधर दाएं बाएं हम देखते नहीं थे. लाइक इफ आई नो दैट आई हैव टू रीच वेयर, आई जस्ट फोकस ऑन रीचिंग वेयर. अगल बगल क्या है कलेक्ट करने पे मेरा ना बिल्कुल दिमाग नहीं जाता था. और वो बंदा जहां से उसको जो मिले नॉलेज वो बिल्कुल कलेक्ट करता हुआ निकलता था. तो ही हैड लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इन एवरीथिंग, बट उसका कभी निकलता नहीं था मेन. जब उससे किसी टॉपिक पे बात करो तो वो 100 और चीजें बता देता था जो हमने शायद जिंदगी में पढ़ी ही ना हो. कि अरे उससे तुम्हें ये नहीं पता, ये वाली किताब रेफर करना, फिर इसमें बचा होगा तो ये वाली किताब रेफर कर लेना. एंड देन स्लोली आई रियलाइज कि व्हाई एग्जैक्टली इज ही नॉट गेटिंग इनटू सर्विस. Correct. Is the reason that he is studying too much. When you study too much, you want to write too much. And when you want to write too much in a limited amount of time and a limited amount of space in front of people जिनको घंटा नहीं समझ में आता कि क्या लिखा है क्या नहीं, तो फिर आप सेलेक्ट नहीं हो सकते. यू हैव टू गो टू देयर लेवल while writing your examination. आपको ये दिखाना ही नहीं कि मुझे कितना आता है. आपको ये दिखाना है कि जो एग्जाम में पूछा गया था मुझे वो आता है. ये हर एग्जाम की सेट स्ट्रैटेजी होती है कि यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. भाई एग्जामिनर्स आज के लोग तो है नहीं, वो आज से 20 साल 25 साल पुराने लोग हैं. उन्होंने वही रेग वर्सेस गोविंदा पढ़ा है, उसके बाद उन्होंने मर्डर के केस लॉज पढ़ने बंद कर दिए हैं. उन्होंने नहीं मतलब रखना है कि क्या नया सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया इंटेंशन पे. उन्हें पता है कि हमारा फाइट इंटेंशन मेंसरिया इसी से आया है, हम इसी से चलेंगे. तो वाई यू वांट टू गिव देम गोल्डन प्लेटर इन योर हैंड. हाँ बहुत सेलिब्रेटेड कुछ है तो वो तो सबको पता है, उसको अच्छे से पढ़ो. जैसे नालसा हो गया, ये सारी पीपल यूनियन के हो गए केसेस, या एमसी मेहता हो गया, तो वो सब चीजें ऑफ कोर्स वी वुड हैव रेड बिकॉज इट्स अ जॉब स्ट्रैटेजी. अब उस चक्कर में क्या होता था ना, आई नेवर यूज टू रेफर एनी एक्सटर्नल कॉमेंट्री ऑन एनीथिंग. मेरी जो कॉलेज की किताबें रही है ना, उनसे मतलब परहैप्स जो मेरी फर्स्ट प्रिपरेशन हुई, जो फर्स्ट प्रिपरेशन का जिसको परत बोलते हैं कि व्हेन यू नो ले द ग्राउंड वर्क फॉर थिंग्स, I did it with my college books only because I had read them. पहली चीज familiarity थी. I knew which section की commentary where it is and उसमें से कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है. पहली चीज familiarity थी and it works well when you're preparing for examination because mind has a special place for nostalgia. राइट. तो जब आप पढ़ते हो तो वो इमिडिएटली क्लिक करता है कि हाँ ये पढ़ा था मैंने, तो वो याद बहुत लंबे समय तक आपको रहता है. इंस्टेड ऑफ रीडिंग सम फॉरेन मटेरियल, अच्छा है वो बहुत, लेकिन जितना जल्दी आप पढ़ोगे उतनी जल्दी आप भूल भी जाओगे. उसके बाद आई स्टार्टेड सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर. देन आई रियलाइज दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई एम मिसिंग आउट ऑन इन सर्टेन सब्जेक्ट. बाकी सब्जेक्ट तो मेरे उसी से निकल गए. मतलब I would say I hadn't referred anything except Takwani for CPC or CRPC for that matter. I might have to refer different books for evidence क्योंकि बटुकलाल में कुछ चीजें बहुत अच्छी दी हैं, कुछ चीजें नहीं दी हैं. So you have to refer Stephens for evidence law and everything. Contract I have not gone beyond Avtar Singh. कई लोगों को तो हमने बांगिया पढ़ते हुए भी देखा है and they have done really well with that. कोई दिक्कत नहीं है. टॉट्स बांगिया, और वो भी पीछे कंसाइज्ड नोट फॉर मेंस. हर टॉपिक का उनका पीछे एक कंसाइज नोट दिया हुआ है, उस पे उन्होंने मेजर केस लॉज दिए हुए हैं. इंग्रेडिएंट्स जैसे नेग्लिजेंस है तो उन्होंने इंग्रेडिएंट्स दे दिया है क्या क्या नेग्लिजेंस काउंट करेगा. हर इंग्रेडिएंट के नीचे उन्होंने 4-5 केस लॉज दे दिए जिससे वो इंग्रेडिएंट आया था. इससे बेटर आपको क्या चाहिए लाइफ. व्हेन इट केम टू लोकल लॉ हमने बेयर एक्ट के आगे कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ नहीं पढ़ा. बेयर एक्ट जैसा पढ़ा था वही बेयर एक्ट उतार दिया वहां जाके, क्योंकि क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट जैकेटेड आते हैं कि सिरदार कौन होते हैं, सिरदार के राइट्स क्या होते हैं, और उसके बारे में तुम जितना ज्यादा पढ़ोगे ना तुम उतना ही कंफ्यूज हो जाओगे, लिख नहीं पाओगे किसी भी हाल में. आईपीसी में यार देखो, आईपीसी समथिंग जिससे वो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ही पूछते हैं. तो उसमें देखो यार तुम्हारे सेक्शंस क्लियर होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्शंस क्लियर होना चाहिए, तुम्हें मर्डर और ग्रीवियस हर्ट के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, तुम्हें ग्रीवियस हर्ट और फोर्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए. ये सारी चीजें इट्स लाइक यू हैव टू be a conceptual person in IPC. It's a mathematics. When you ask people, the मतलब लोगों का जो मेजर एजेंडा रहता है वो ये रहता है कि सबसे डिफिकल्ट सीपीसी है और सबसे इजी आईपीसी है, जबकि एग्जैक्टली ऑपोजिट है. When you start reading, you will find CPC is nothing. It's like तुम अपने बगल की कोई पंचायत सॉल्व कर रहे हो. CPC is that. Even the biggest order of CPC, Order 21, is like a cakewalk.
कुछ नहीं है उसमें। जो तुम बेसिकली एवरीडे लाइफ में करोगे ना टू सॉल्व अ मैटर, वही लिखा हुआ है, नथिंग एल्स। आई रिमेम्बर देयर वाज दिस केस जिसमें दो लोगों की लड़ाई हो रही थी, उस लड़ाई में एक बच्चे को, मतलब बच्चे को लाठी लग गई, बच्चा मर गया। हाँ। उस बंदे के ऊपर ग्रीवियस हर्ट भी नहीं लगा, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस लगा 304A। करेक्ट। तो बाकी यार देखो, एसआरए, सोगा, पार्टनरशिप, इन सबको तो तुम बेयर एक्ट से पढ़ो, इट्स बेटर। कुछ नया नहीं मिल जाएगा। केस लॉ साइट भी कर दोगे तो भी एग्जामिनर को चाहिए नहीं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है यूपी जुडिशियल, किसी भी जुडिशियल एग्जाम्स के, लाइक पर वी हैव टू एनालाइज। करेक्ट। सबसे पहले पेपर ही एनालाइज करना पड़ेगा, वी गेट टू नो कि क्या क्या टॉपिक्स आ ही रहे हैं एग्जाम। मतलब इस बार का जो बैच है वो तो बहुत लकी है। हाँ। आप मतलब जनवरी से आपको अप्रैल तक का टाइम मिल गया है फॉर हाँ। प्रिपरेशन। करेक्ट, लंबा है। when we were appearing जनवरी में मेंस लाइक प्री के रिजल्ट आए थे, एंड फेब्रुवरी बिगनिंग जनवरी एंड हम लोगों को मेंस के लिए अपीयर करना था। ओके। तो द बैटल वाज नॉट बिटवीन कि मुस्लिम लॉ में क्या इंपॉर्टेंट है, द बैटल वाज बिटवीन कि मुस्लिम लॉ पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है, कि बाकी सब्जेक्ट रिवाइज करो, मुस्लिम लॉ पूरा पूरा छोड़ दो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन टाइमिंग भी। मुस्लिम लॉ हो चाहे हिंदू लॉ हो, अगर आप चाहो तो पूरा मुस्लिम लॉ छोड़ सकते हो, सिर्फ हाँ। हिंदी लॉ पढ़ सकते हो। क्योंकि अगर आप पेपर एनालाइज करो यार, तो हाँ। इंटरनल चॉइसेस आती हैं और आपको कुछ 9 या 7 क्वेश्चन करने होते हैं इन द सब्सटैंटिव लॉ पेपर। तो हम्म। एक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से होता है, एक क्वेश्चन आपका टॉर्ट्स और पार्टनरशिप का होता है, एक क्वेश्चन आपका ट्रस्ट एक्ट से रिलेटेड होता है और ईजमेंट वगैरह से रिलेटेड होता है, एक क्वेश्चन आपका पूरा पूरा इलस्ट्रेशन बेसिस पे होता है, कि वो तुम्हें इलस्ट्रेशन दे देते हैं और बताते हैं, पूछते हैं कि क्या करेक्ट। करोगे तुम इसमें। तो उस हिसाब से अगर तुम एनालाइज करोगे तो यू शुड बी एबल टू डू 5 क्वेश्चन आउट ऑफ दैट 9 क्वेश्चन, सो दैट अगर मान लो 6 मान के चलो कि अगर 9 में से तुम्हें 3 क्वेश्चन भी दोनों में से कोई एक नहीं आ रहे, तो तुम्हारे पास फिर भी जो है 5 ऑप्शन अवेलेबल रहने चाहिए। नॉट अ बिग डील यार, ऐसा नहीं है कि बहुत यस। बड़ी चीज है। जैसे आप रेगुलर कॉलेज में पढ़ते थे, थोड़ा सा उससे ज्यादा है। अगर इससे ज्यादा लेके दिमाग में चलोगे तब मुश्किल हो सकती है। प्री के लिए आई वुड हैव सेड कि प्री थोड़ा डिफिकल्ट है, प्री के लिए बहुत पकड़ चाहिए आपको, हाँ। बट मेंस में यार चीजें नॉर्मल है। मैम, प्री के लिए मैम जैसे क्या स्ट्रेटजी रहती है, लाइक मंथ बिफोर प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करना है, लाइक? प्रीवियस ईयर पेपर्स, दैट इज वन मिस्टेक विच आई डिड। तो मेरे पास तो जो आता है उसको हम जरूर बताते हैं, क्योंकि हमें ये लगता था कि हम पहले प्रिपरेशन कर लें फिर पेपर सॉल्व करेंगे। हम्म। ठीक है, फिर प्रिपरेशन हो जाती थी तो हमें लगता था अभी रिवीजन कर लें फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। उसका प्राइमरी रीजन ये था कि शायद हमें फेलियर्स से डर लगता था। हम्म। साइकोलॉजिकली कुछ लोग होते हैं जो करेक्ट। लोग ओवर परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उनको फेलियर्स से डर लगता है। तो उन्हें पता है कि वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो हो सकता है उन्हें क्वेश्चन के आंसर ना पता हो। हम्म। वो जो फीलिंग है ना, प्लीज उससे बाहर निकले, बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द विक्टिम्स टू दैट फीलिंग। उस चक्कर में ही मेरा 2016 वाला जो यूपी का एग्जाम था, आई कुडंट क्वालिफाई दैट, क्योंकि आई हैड नॉट सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। करेक्ट। अगर हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होता तो आई थिंक अगर हमने कम भी पढ़ाई की होती तो भी वो बहुत सिंपल पेपर था, बहुत इजी था। आई कुड हैव इजीली क्वालिफाइड 2016। तो उसकी पहली स्ट्रैटेजी तो यही है यार, कोई भी बेयर एक्ट पढ़ो, उस सब्जेक्ट में क्वेश्चन पेपर सामने रखो। उससे क्या होगा ना, नेक्स्ट पहली बार ऑफ कोर्स यू विल फील इरिटेटेड कि इतना पढ़ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्लीज कीप दैट फीलिंग एट बे। क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शंस जो सही है वो तो सही है, इसके अलावा जो बचे हुए 3 ऑप्शंस है उनको भी जाके देखो। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन पूछा और उसने पूछा कि ये किस सेक्शन में है, हम्म। राइट? तो इसके हम्म। 4 ऑप्शन होंगे, जो सेक्शन सही है वो तो सही है। इसके अलावा जो सेक्शन ऑप्शन में है उनको भी जाके देख के आओ कि ये क्या सेक्शन है। उससे क्या हुआ, तुम्हारे 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। ठीक है, करेक्ट। एक जो क्वेश्चन था, इसके अलावा 3 और क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। आगे जाना होगा तो कई बार क्या होता है, हम्म। वो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें नॉट लगा देते हैं बीच में। हाँ। ठीक है, करेक्ट। यू मिस कि दैट। ऐसा ऐसा है एंड देन बीच में कुछ नॉट हो गया, एंड हम्म। फिर वो 4 ऑप्शन दे देते हैं। एक हम्म। तो सही आंसर होगा, इसके अलावा वो जो 3 चीज है ना वो भी देख के आओ कि नॉट तो है वो तो सही है, लेकिन जहां लॉ में दी गई है वो क्या, उसका क्या रीजन है। नॉट है वो फाइन है, बट देयर हैज टू बी अ रीजन व्हाई दीज 3 थिंग्स आर आल्सो इंक्लूडेड है, राइट? करेक्ट। तो उस तरीके से क्या होगा, एक तो आपके एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनेंगे। हम्म। दूसरी चीज जो सबसे सही होती है वो ये होती है कि व्हेन यू हैव सॉल्व द फर्स्ट टाइम, एक ही बार का रिलक्टेंस होता है देखो। हम्म। पहली बार से जब तुम दूसरी बार बेयर एक्ट पढ़ोगे ना, तुम्हारा दिमाग, दैट इज व्हाट आई सेड, नॉस्टैल्जिया स्पीक्स मैक्सिमम टू द ब्रेन। इमीडिएटली उस जगह पे हिट करेगा कि यार ये क्वेश्चन पढ़ा था तो ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। ओके।
ठीक है, तो जब तुम बैराक पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हें रियलाइज हो जाएगा एट वन पॉइंट यू विल कम एट अ सिचुएशन जहां तुम बैराक पढ़ोगे और तुम्हारा दिमाग अपने आप तुम्हें क्वेश्चन बताएगा कि इस सेक्शन से ये क्वेश्चन आ सकता है, ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि नाउ यू हैव रेड दोज पैट, मतलब तुमने वो बैराक जो है क्वेश्चन आंसर के ही फॉर्म में पढ़ी है, पहले क्वेश्चन देखा है, फिर आए हो, फिर क्वेश्चन तो जब तुम दोबारा कोई और बैराक पढ़ रहे होगे तो वो एक सेंस डेवलप हो जाएगा तुम्हारे अंदर कि यार इससे ये पूछा जा सकता है। आई थिंक मैम ये स्टूडेंट बाद में रियलाइज करता है जब वो अनसक्सेसफुल हो जाता है किसी एग्जाम में कि मॉक टेस्ट करेक्ट, टेस्ट और पास चीज कितने इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एग्जाम। बहुत यार, सी आई फेल्ड एट वन टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा यूपी जुडिशरी में? मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो बहुत बेकार था। एक्चुअली मेरे साथ थोड़ा सा ऑकवर्ड इसलिए हुआ क्योंकि एक तो रहा, आई थिंक आई वांट टू सजेस्ट टू कमीशन की थोड़ा यूपीएससी टाइप इन्हें रखना चाहिए, बिकॉज व्हेन आई वाज अपियरिंग फॉर माय सीबीआई इंटरव्यू इट वाज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड थिंग, ठीक है। उसमें क्या था कि दे हैड टू बैचेस, एक वो 10 से 1 रखा था उन्होंने और दूसरा 2 से 5 रखा था, ठीक है। तो जिन्हें उन्हें 10 से 1 में इंटरव्यू करना था सिर्फ उसको बुलाया था, और जिसको 2 से 5 करना था उनको फिर उन्होंने 1:30 बजे ही बुलाया था। यहाँ क्या है, कमीशन ने सबको 10 बजे बुला दिया था कि आपको 10 बजे एंटर कर जाना है, ठीक है। एंड द इंटरव्यू वेंट अप टिल 5 PM इन द इवनिंग। अब तुम इमेजिन करो दैट आई हैव बीन इन दैट, अब एग्जाम से पहले, इंटरव्यू से पहले यार इतनी एंग्जाइटी रहती है, इतना एक्साइटमेंट रहता है दैट यू डोंट वांट टू ईट एनीथिंग, यू डोंट वांट टू टॉक, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग। आई रिमेम्बर 8 बजे से हम कमीशन में जाके खड़े हो गए थे, क्योंकि इंटरव्यू है, गेट बंद था उस समय, कमीशन खुला भी नहीं था और ऑलरेडी भीड़ लग गई थी बाहर, और यही मई जून का टाइम था एंड इट वाज सो हॉट। वी वर स्टैंडिंग नियर दैट गेट ऑफ दिस थिंग एंड अंदर घुसे हम लोग कुछ 10 बजे। मम्मा को मैंने बाय बोला है कि ठीक है हो गया। 8 से 10 भी वेटिंग एरिया वो वेटिंग टाइम वाज स्कैल्पिंग एंड इट वाज लाइक किलिंग यू, ठीक है। फिर अंदर गए हैं, अंदर अलग एक जगह पे बैठा दिया गया है हम लोगों को, वहां 2 बजे तक हम लोग बैठे रहे, मतलब वहां बैठा दिया, फिर वहां से दूसरी बात फिर अंदर कहीं एक और रूम में बैठाया गया, वहां पे एक पर्ची दी गई और उस पर्ची को देने के बाद अगेन यू वर वेटिंग and my interview happened at exactly 5 p.m. I was sitting there in the commission from 8 a.m. and I only had one biscuit and one chai which that commission people gave. खाना तक नहीं दिया उन गधों ने, ठीक है। और इंटरव्यू रूम में घुसते वक्त पता है मेरी साइकोलॉजी ऐसी हो गई थी दैट आई जस्ट वांट टू गेट डन विद इट, पूछो और जाने दो, बिकॉज आई वाज like sari is already a big thing to hang on to and then you're wearing that thing from 8 a.m. ठीक है, और कुछ खाया नहीं तुमने, वॉशरूम तुम जा नहीं सकते हो, साड़ी में बैठे हुए हो 5 बजे तक। आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड कि अगर तुम्हें 5 बजे ही मेरा इंटरव्यू लेना था, यू शुड हैव कॉल्ड मी एट लंच टाइम, आई वुड हैव डन समथिंग, ब्रेकफास्ट लंच कुछ तो कर लिया, कुछ नहीं। तो like that thing was very bad. So when I entered, there were 5, 6 people. One was commission's chairman, one was High Court Justice, one was professor, one was everything. So I was doing my CBI. I was like in CBI at that time. So I knew that maximum questions of mine would be in relation to CBI. So the moment I entered into that room, people were like, "अच्छा तो आप अभी आपने आपका क्या qualification है?" So I told them that I'm masters and I'm currently working with CBI. So people started discussing कि CBI तो बहुत अच्छी जॉब है, why are you leaving CBI and joining judiciary? So मतलब I knew people would ask me that. So I told them that CBI was just a pit stop and judiciary is something which I have always aimed for. So of course there is no other way I'll have it. So उनका ये कहना था कि भाई यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, आप वहां ज्यादा खुश रहती, यहाँ पे आके आपको क्या मिलेगा। So they were constantly hassling me on that and later I realized that they didn't want answers. They knew that this service is not worth it to leave CBI for. But yes, that was one of the thing that you should know when to stop answering. Yeah. You know, there are certain questions जो उनको answers नहीं चाहिए, तो आपको lofty answers नहीं देना है कि मेरे को दुनिया को सर्व करना है and I want to serve people and I want to be that Robin Hood. No, you just tell them once that yes, this has been your dream since long and you wanted to join and now you're finally getting an opportunity and that's it. If they constantly harp you on it, just sit there and smile like an idiot that you don't know anything. It's good to be an idiot someday.
Then they were asking me questions relating to CBI and its working. In that relation, they asked a lot of other questions. See, in any interview, the major driving force is how you answer to a particular question. क्योंकि 80% of the time ना वो तुम्हारे आंसर्स से ही तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं, राइट? तो तुम अपने आंसर्स ऐसे दो ही मत, तुम चेस की तरह ये गेम होता है यार. यू हैव टू हैव दैट 3 स्टेप अहेड पॉलिसी की. एक चाल से तुम्हें पता होना चाहिए कि 3 चाल आगे की कौन सी चाल होगी. तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने अगर ये बोला तो ये तुम्हारे अगेंस्ट भी जा सकता है. तो वही बातें बोलो जो तुम्हें पता है. So I was regularly bringing them back to CBI because I was aware of CBI and everything. उसी के 2 महीने पहले I had given CBI का इंटरव्यू. तो I knew कि ठीक है चलो इसका मुझे पता है, तो I know. So you have to, but I had friends जिन्होंने बहुत लोफी आंसर देने के चक्कर में वो jurisprudence तक चले गए. And then they were asked questions about jurisprudence. They were asked questions about big salmons and ancients and everything. तो उनको फिर यार jurisprudence is something which you cannot be master at. That is impossible, right? Then and it so happened मेरे साथ ये हुआ था कि they asked me difference between police custody and judicial custody. ठीक है. Rest all the questions I had answered. And this was the question that I had totally given up on the interview. I didn't want to give the interview. I was like, just let me go. Okay. So it was 5:15 and I was like, I don't want to answer you anything. When she asked me what is the difference between judicial custody and police custody, you won't believe I was blank. I was fucking working with CBI. I was a master's. I had given means. And I had no clue what the difference between police custody and judicial custody was. Because my brain was just not ready to think at all. जितना उसको करना था ना, उसने उस point of time तक कर दिया था. अब क्या हुआ कि then I was sitting there like very casually. I said, ma'am, I don't know. First thing she asked me, I was like, ma'am, I don't know. And she got confused कि दुनिया भर के जवाब दे रही थी. ये police custody और judicial custody. So she was like, अरे भाई पूछ क्या रही हूँ मैं, यही तो पूछ रही हूँ, judicial custody और police custody की जो difference क्या है. मैम नहीं पता. ठीक है. तो she was like, अरे पुलिस कस्टडी कहाँ मिलती है पता है? हम कहा 167. तो और जुडिशियल कस्टडी कहाँ मिलती है? हम कहा कि मैम जुडिशियल कस्टडी एज सच अगर देखा जाए तो 309 में वो एक है कि जब चार्जशीट आ जाती है तो जुडिशियल कस्टडी में 309 का वारंट नहीं. वही तो पूछ रही हूँ. सिंपल पुलिस कस्टडी मतलब होता है पुलिस की कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी मतलब होता है जज. So imagine I am telling this incident because I had seen people crying कि मेरा अच्छा नहीं हुआ इंटरव्यू. And I got really good marks in interview, despite the fact that I committed this faux pas. Actually, ma'am, you played. I was just not. Yeah. I was like, भाई मेरे को तुमसे बात ही नहीं करनी है, मैं घर जाने दो. And you won't believe, मेरी रात की ना 8 बजे की ट्रेन थी, तो I was worried about the fact कि अभी हमें ट्रेन पकड़ के मेरे को पता था इज दैट एक्सपेरिमेंट. आई डिडंट वांट टू एक्सपेरिमेंट. दिस इज वन थिंग यू शुड अवॉइड. अगर आपको कोई जवाब नहीं पता है ना, इवन इन सीबीआई व्हाट हैपेंड वाज अंदर घुसते घुसते वो इतना अंदर घुस गए दैट एट अ पॉइंट आई जस्ट कुडंट आंसर. तो मतलब क्या था कि सीबीआई की अपनी अलग फंक्शनिंग है, राइट, मैकेनिज्म है. तो हम सब कुछ पढ़ के गए थे. इवन पीसी एक्ट और ये सारी एक्ट वगैरह भी पढ़ के गए थे. तो उसमें सैंक्शन की बात आती है कि आपको प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन से पहले सैंक्शन करना होता है. कई ऑफेंस में आपको प्रोसिक्यूशन के पहले सैंक्शन लेना होता है, कई ऑफेंस में आपको इन्वेस्टिगेशन के पहले सैंक्शन लेना होता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ ऑफिसर हु इज इट. और हर लेवल के ऑफिसर की सैंक्शनिंग अथॉरिटी डिफरेंट होती है. तो यार इतना ना हमें याद वाद नहीं था और ना हमने कोशिश की थी. एज आई सेड, आई वाज अ पर्सन हु इज अ वेरी ब्लेटेंट पर्सन. जो याद नहीं हो रहा है ना तो छोड़ दो जबरदस्ती का. अपने दिमाग को प्रेशराइज मत करो कि भाई ये नहीं याद हो रहा तो पागल की तरह याद कर देंगे. नहीं था. So she asked me a question, I answered it. It was related to sanction. And CBI में तो मतलब उन्होंने 35 मिनट इंटरव्यू लिया था मेरा. एक टाइम पे the psychologist who was sitting in the middle, UPSC का था, तो one was the psychologist. So she said, she asked both these people कि हो गया अब इनको भेजें. And they were like हाँ भेज देते. I stood up and then the man said एक last question है मुझे. तो ना that kind of thing makes you really crazy कि भाई या तो ये confused है कि तुम्हें लेना है या नहीं लेना है,
या तो ये तुम्हें परेशान करने के लिए तुम्हारा थ्रेशोल्ड ढूंढ रहे हैं कि तुम कब परेशान होगे। आई थिंक इंटरव्यू में यार एक ही दो चीज मैटर करती है। एक तो आपको अगर सवाल नहीं भी आ रहा है, डोंट बी वेरी फिनिकी, जस्ट वेरी पोलाइटली से दैट सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट राइट नाउ, आई माइट गो बैक एंड रिवाइज ऑन इट। और अगर किसी पॉलिटिकल व्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है तो जस्ट डोंट गिव एनी व्यू एट ऑल, जब तक वो एकदम पिंगल ना कर दें कि नहीं बताओ 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 क्या है। और तीसरी चीज की अगर मतलब कभी ऐसी सिचुएशन आए जहां तुम्हें पता है कि दे आर टेकिंग यू इन द रॉन्ग डायरेक्शन, जहां तुम्हें सवाल न आते हो, तो वहां से वापस आने का यार यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी क्या जवाब तुम दोगे जिससे ये आ सकते हैं। क्योंकि यार वो सवाल पूछने बैठे हैं, किताब लेके तो बैठे नहीं है, जो तुम उनको बताओगे वो उसी से उनको दिमाग में आएगा कि इससे पूछ लेते हैं। How was your parents' reaction like when you got all India rank of 68 in this judicial service exam? Yeah, I couldn't see the reaction. I've been lucky throughout, unlucky throughout my life कि मतलब मेरे जितनी भी अचीवमेंट रही है ना, कभी भी हम उनका रिएक्शन देखने के लिए आस पास नहीं रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई रिमेम्बर गेटिंग सेलेक्टेड, ये जब डिस्ट्रिक्ट टॉपर का भी आया था, तो आई वॉज ऑलरेडी इन कॉलेज बाय दैट टाइम। तो हम पुणे में थे, मम्मा यहाँ थी, तो मेरा अवार्ड वगैरह भी मम्मा ही लेने गए थे। तो एवरीथिंग हैपेंड ऑन फोन। The same thing happened when I was, giving gold medal with the university. तब भी I was in Pune, mother was here. इस केस में भी I remember I was watching Lion King. उस समय ना लगी हुई थी, Lion King लगी हुई थी, और हर दिन ऐसा होता था कि आज जाएंगे, कल आएंगे, रिजल्ट आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, पता नहीं था किसी को कि आएगा। और फिर एक टाइम के बाद ना यू जस्ट स्टॉप गिविंग होप, क्योंकि पहले क्या होता था, आप दिन भर फोन पे रहते हो कि शायद आएगा आएगा आएगा, एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि जब आएगा तो पता चल जाएगा टाइप सिचुएशन हो जाता है। वॉकिंग वॉचिंग लायन किंग, ठीक है, एंड माई ब्रदर वो सपोज टू गो टू पुणे। मेरा छोटा वाला भाई भी पुणे में तब तक पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, तो उस दिन वो पुणे वापस जा रहा था, तो माई मदर वॉज बिजी इन पैकिंग हिज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग। और हम और मेरी फ्रेंड लायन किंग देखे पूरा, एंड इट वाज अ 3D मूवी। बड़े मजे से हम लोगों ने लायन किंग देखी, सब कुछ किया विया, बाहर आए वो, मतलब वी वर इन दिल्ली एट दैट टाइम क्योंकि सीबीआई में वाज वर्किंग। बाहर आए, पूरे वॉशरूम में हम लोगों ने फोटो वगैरह सब खींच ली। जब फोटो वोटो सब खींच ली ना, अच्छा बीच में हमें फोन आ रहे थे, बहुत सारे फोन आए हमें, और उसमें जब हम मूवी देख रहे थे, मेरे एक भैया है उनका फोन आया, मेरे दो तीन फ्रेंड्स है उनका फोन आया। तो हमारे दिमाग में सोच भी रहे, हमने कहा क्या यार, जब मूवी देखो तभी सबका फोन आता है। देन फोन आने बंद हो गए, एंड आई वाज नॉट ओपनिंग माय व्हाट्सएप एंड एवरीथिंग, क्योंकि अब यार आप फ्रेंड्स के साथ होते हो तो आप फोन यूज नहीं करते। एंड देन शी वेंट टू वॉशरूम, शी सेड यार 5 मिनट रुको हम आते हैं। मेरा ठीक है, अब 5 मिनट मिला हमको। फिर हमने मिस कॉल देखे, हमने कहा यार सारे लीगल रिलेटेड फ्रेंड्स हैं ये जिन्होंने कॉल किया है, कुछ हो तो नहीं कि हमने फोन उठाया। तो मेरा एक फ्रेंड था, ही वाज आल्सो पोस्टेड इन सीबीआई विथ मी दैट टाइम, एंड वी, मतलब हम लोग भी ट्रेनिंग साथ में हुई, और उस बंदे ने भी मेंस लिखा था बट ही कुडंट क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू। तो उसने बोला कि अब जज बन गए हो तो फोन भी नहीं उठाओगे मेरा। बोला हाँ सिलेक्शन हो गया है तुम्हारा, रैंक है तुम्हारी 68। आई वॉज नॉट बिलीविंग हिम, ठीक है, आई डिस्कनेक्टेड द फोन। मेरे हाथ पैर हिल रहे थे, साकेत मॉल था, साकेत सेलेक्ट सिटी वॉक था, एंड हम वहीं जमीन पे बैठ गए कि मेरे हाथ पैर सब हिल रहे थे, सब कुछ हो रहा था। एंड देन आई ओपन माई फोन, आई ओपन द वेबसाइट, और पता है आई वॉज नॉट सर्चिंग श्रुति त्रिपाठी बाय द नेम, हम पूरा ऊपर से लेके नीचे में 1 2 3 4 पढ़ते हुए ऊपर से जा रहे थे। देन व्हेन 68 हैपेंड, मेरा नाम तो लिखा था बट नाम के अलावा कुछ नहीं लिखा होता, आपका रोल नंबर लिखा होता। आई वेंट टू द एडमिट कार्ड, मेरे नोट में जाके आई सॉ द एडमिट कार्ड कि मेरा ही रोल नंबर है या तो कोई और श्रुति त्रिपाठी है। एंड देन आई सॉ, सो इट वाज मी, लाइक मेरा था। सो आई कॉल्ड माय मॉम। बंदी कभी फोन नहीं उठाती मेरा, she did not pick up as usual because she was packing and everything. I called my बड़ी मम्मी, like we live in a joint family setup, तो मेरी बड़ी मम्मी, बड़े पापा मम्मी सब साथ पे ही रहते। तो I called my बड़ी मम्मी जी and I told her कि बड़ी मम्मी रिजल्ट आ गया, मेरा हो गया। She's like, क्या कह रही हो तुम? And she started shouting as if कुछ बुरा हो गया। क्या बात कर रही हो, क्या कह रही हो? और बड़े पापा वॉज इन द रूम एडजेसेंट, तो वो ना सुने भी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ही इमीडिएटली रैन आगे, मेरे बाबा दादी रहते हैं, बाबा दादी हुआ, उनको जाके दौड़ के कि छोटे का सिलेक्शन हो गया, छोटे का सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया। एंड
बड़ी मम्मी जी ने बोला पूछ तो लिया होता आपने कि क्या बात हुई है, मान लीजिए कि कुछ और बात हुई होती, और ही वाज लाइक जिस हाँ तरीके से तुम्हारा रिएक्शन था। हाँ एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंड व्हाइल आई वाज सिटिंग इन दैट सेलेक्ट सिटी मॉल, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। इट वाज अ सैटरडे, आई स्टिल रिमेम्बर सैटरडे था, और मेरी ऐसी हालत हो गई है कि सिटिंग, आने जाने वाले लोग देख रहे हैं कि क्या बात है। एंड फॉर्चुनेटली आई वाज विद अ गर्ल आई हैड स्टडीड फ्रॉम एलकेजी विद, ठीक है। तो वो बंदी है who had shared my dreams, my goals, everything. She knew that what I wanted to become, how much I have been working. So I was glad that at least I had someone who understood my passion towards that result which I got. correct. एंड देन माई मदर कॉल्ड मी, ठीक है। मेरी मदर को मुझसे पता नहीं चला, मम्मी ने, हम्म बड़ी मम्मी ने मामा को बताया, देन मामा ने बड़ी मम्मी को कॉल किया। तो हम्म मेरी मदर और मेरा ब्रदर, दे बोथ वर ऑन द स्टेशन, दे स्टार्टेड डांसिंग ऑन द स्टेशन इटसेल्फ कि अच्छा हो गया, हो गया। तो सारे लोग ऐसे डांस कर रहे थे ना। बट देन जो एक्चुअल सेलिब्रेशन होते हैं ना, मुझे लगता है वो रिजल्ट आने के अगले दिन से स्टार्ट होते हैं, नो पीपल स्टार्ट अशरिंग इन, correct. आपका नाम पेपर वेपर में छपता है एंड ऑल दैट थिंग। हम हमेशा से वंचित रहे उस चीज से, हाँ हमें कभी वो चीज नहीं मिली, क्योंकि आई हैड माई जॉब, सीबीआई में थे तो वो तो कंटिन्यू करनी थी, घर आ नहीं सकते थे। बट रोज का हम सुनते जरूर थे कि आज फलाने आए थे, वो बोल रहे थे कि अच्छा लड़की तो पढ़ती थी आपकी, बनना तो उसका तय था, ये था वो था। टेल मी कि कुछ कर नहीं पाएगी, बट ठीक है। I think मैम ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती, लाइक whosoever clears the exam at the end, अरे डोंट आस्क। फुलफिलमेंट फील की, लाइक कुछ तो कर दिया, अब तो ठीक है, अब तो बढ़िया लग रहा है। आई Yeah, थिंक the thing is, I had qualified a lot of exams before हाँ that. Like, I had appeared for NET and I qualified for JRF. So I was also doing my PhD. Then I appeared for CBI. I had also qualified that. But हाँ the feeling that you get after qualifying that one exam that you always wished for is something really great. And I felt at that day, if you want to ask the perfect feeling to describe something, I felt कि मेरे ऊपर शायद कोई बहुत बड़ा सा पत्थर रखा होगा और वो एकदम से उठ गया। आई इमीडिएटली देयरफॉर ना आई सैट डाउन, हम्म क्योंकि मेरे पास एनर्जी नहीं बची थी कि आफ्टर दैट वेट वाज लिफ्टेड अप आई कुड स्टैंड। So for holding my ground, I had to sit on the ground. करेक्ट That is, this is a very, very naive feeling, very once in a lifetime kind of a thing. करेक्ट And it tells you that whatever you did, whatever you suffered, it was all worth it. मैम आई लिव नेक्स्ट टू JTRI, लाइक JTRI से मैं लगभग 1 किलोमीटर दूर रहता हूँ। सो लाइक आई गो अराउंड, मैं जाता रहता हूँ। सो मैम JTRI में आपने ट्रेनिंग करा, लाइक हाउ वाज योर ट्रेनिंग डेज, लाइक कैसे थे वो 1 साल? अरे it was golden यार, golden। मतलब आप नया नया सर्विस ज्वाइन करते हो, आपके साथ नए नए लोग होते हैं, आपको एकदम से फील करा दिया जाता है कि आप ऑफिसर हो। मतलब आप स्कूल कॉलेज से उठ के आए हो, तैयारी कर रहे थे, एंड देन यू वर नॉर्मल पर्सन, एंड देन इमीडिएटली यू आर टोल्ड कि नहीं नहीं अब आप अधिकारी हो, अब आपको अधिकारी की तरह रहना है। तो एक रिलक्टेंस रहता है कि आप यू डोंट वांट टू चेंज, बट एक एक्सेप्टेंस भी रहता है कि यस यू हैव गॉटन समथिंग। एक आई थिंक यंग ब्लड रहता है विच रशेस आउट, इट वांट्स टू डू एवरीथिंग ना आप जो। एंड व्हेन यू सी दोस पीपल यू विल बी लाइक, कोई एकदम धौस जमाने वाली जो एक्टिविटी रहती है ना कि हाँ तुम जज है, ये है वो है। इट्स अ वेरी बिटर स्वीट एक्सपीरियंस, क्योंकि 2-3 महीने आपको बिल्कुल फील करा दिया जाता है कि आप अधिकारी हो। क्लासेस होती हैं, देन योगा होता है, देन पीटी होती है, दिन शाम में आपके असाइनमेंट करने होते हैं, ऑल दोस थिंग्स। इट फील्स लाइक अ कॉलेज थिंग, यू नो। आप क्लास में बैठ के एक दूसरे को टेक्स्ट करते हो, वीडियो कॉल करते हो, टीचर्स को परेशान करते हो, लाइक यू लिव लाइक योर कॉलेज लाइफ अगेन। करेक्ट। एंड ऑल्दो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यार जॉब करने के बाद ही आता है, तो ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है। बट जो फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग होती है उसमें हमें लगता है वो सिर्फ ब्रश अप कराते हैं आपकी नॉलेज का, बट आई थिंक मैम कि जो आपने ट्रेनिंग पढ़ा के है। टाइम अटैचमेंट्स होते हैं शायद कोर्ट्स में, ट्रेनिंग के टाइम। यार अब क्या होने लगा है, जैसे मेरे बैच के पहले ऐसा होता था कि 6 months यू हैड टू ट्रेन इन द एकेडमी एंड 6 months दिस कोर्ट रूम ट्रेनिंग वाज डन। हम्म अभी क्या हो गया कि यहाँ पे ऐसा हो गया था कि 3-3 months कर दिया गया था कि 3 महीने आप सिर्फ करोगे यहाँ पे, हाँ और बाकी 9 months जो है आपके वो कोर्ट में रहेंगे।
तो हम्म। हम लोगों का ऐसा सीन हुआ था कि 2 महीने हम लोगों का बैच जा पाया था, तब तक फिर कोविड आ गया था तो सब ऑनलाइन होने लग गया था। ओके, हाँ। तो वो जो JTRI की ट्रेनिंग होती है, इनफैक्ट यार जो कोर्ट रूम ट्रेनिंग होती है उसमें भी सीनियर्स बोलते हैं आराम से बैठो, खाओ पियो, आराम करो, सिर्फ देखो कि क्या चल रहा है डाइस पे, कैसे चीजें संभाली जाती हैं, क्योंकि देखो अपना योर सफरिंग इज वेरी पर्सनल एंड हम्म। योर लर्निंग एक्सपीरियंस इज ऑल्सो वेरी यूनिक। तो आपको वो डाइस पे बैठने के बाद ही समझ आता है, चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लीजिए, चाहे आप कितनी भी ऑर्डर शीट पढ़ लीजिए, जब आप डाइस पे बैठते हैं ना तब आपको समझ में आता है कि अरे यार, इट इज हम्म। समथिंग, इट इज न्यू, ये तो पढ़ाया ही नहीं गया। एंड मैम नाउ अब एक्सपीरियंस कैसा है मैम बीइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द बार? हाँ। आफ्टर कमिंग इनटू दिस सर्विस देयर हैड बीन टाइम्स ऑनेस्टली जब ये लगता है कि इतनी पढ़ाई क्यों ही की, व्हाई वाज आई सो मच वरीड अबाउट जॉइनिंग दिस जॉब। हम्म। सम डेज देयर इज अ जॉब सेटिस्फैक्शन, हम्म। वेरी मच सो, क्योंकि आप किसी के लिए जब कुछ करते हो, मतलब आई हैव सीन पीपल एंटरिंग माय कोर्ट रूम चप्पल उतार के जैसे आप मंदिर में घुसते हो। ओहो। तो वो चीज ना, मतलब इट्स लाइक वेरी हार्ट टचिंग, इट्स अ वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट पीपल डू, but it's very I think that is a satisfying part of the job, that and when you just do something for someone, like कोई आपकी कोर्ट में आ रहा है, मेरे कोर्ट में आई थिंक हम्म। कुछ फैमिली केसेस भी चलते हैं अपार्ट फ्रॉम अदर केसेस, तो उसमें 2011-12 से पैसा नहीं मिला है औरतों को मेंटेनेंस का, तो लाइक आफ्टर ऑर्डर शीट्स एंड आफ्टर pertaining a lot of things, I could manage to give them some money. Not, of course, not all. जैसे 1.5 लाख की पेंडेंसी है तो 25,000 30,000 दिलाया है। You हम्म। should see the faces of those women and their children कि मतलब कुछ तो उनको मिल रहा है। So all those things actually give you the pleasure of being connected to the masses, of being able to do something for them. But when it comes to your personal life, yeah, it's really restrictive. मतलब मेरी I think I have been bold enough to carry on my previous life still with हम्म। me. I have not seen anybody else doing it except for few of my officer friends, but they also keep it very private. And I think that after a point in time, even I lose my charm to be the bold one out there. Because it gives you a lot of trouble, and करेक्ट। nobody wants unnecessary troubles, right? दूसरी चीज ये भी होती है, आप पब्लिक सेक्टर जॉब में होते हो, लॉट ऑफ पीपल वांट टू कनेक्ट विथ यू फॉर देयर ओन agenda. हम्म। So I think this is one of the reasons that we are told to practice solidarity and solitude and everything like that. लेकिन ये चीज है, दूसरा एस्पेक्ट यार इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू का है, जो कि अब सही हो रहा है धीरे धीरे, हम्म। लेकिन आई थिंक इट विल टेक 7 to 10 years एटलीस्ट टू गेट इट अप फ्रंट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन ट्रांसफर्ड टू हाथरस फ्रॉम हम्म। देवरिया। हम्म। दिस इज द टाइम व्हेन यू फील रियली डिसहार्टेड कि मतलब at least one posting after one draconian posting should be something nice. If not nice, at least nearer to my home. Like, this करेक्ट। place is even farther from my place, and it's a very remote location in UP. And from what I am hearing, there are lack of courtrooms as well. So yeah, थोड़ा सा मतलब these are the times when you don't want to be in the service. And I करेक्ट। think I think सभी जगह पे थोड़ा मोड़ा ऐसी चीजें होती है when you just want to give up, right? सो थैंक यू मैम वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया। तो मैम शायद हम लोग अगेन मीट करें, एक बार फिर से मिलें इफ यू हैव टाइम Sure, sure, sure. to discuss more about I'll CBI enjoy. and other things also. Uh, Sure. I enjoy talking to people. At least this is the only time, I can uh, actually converse to people. Otherwise, this job doesn't give you that much of a footage to talk. thank you ma'am very much, thank you.